इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। नए साल का तोहफा, 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, इससे पहले ही हमारे सहयोगी जिक्र ही कर रहे थे कि अभी और भी सूची आना बाकी है, प्रमोशन की सूची आएगी और देखिए चंद मिनट ही बीते हैं और ऐसे में 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन की खबर सामने आ चुकी। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है कि बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। 100 से ज्यादा संख्या है अधिकारियों की जिनके प्रमोशन हुए, जिनको प्रमोट किया गया है। नए साल पर नया तोहफा। देखिए मंत्रिमंडल का गठन कल ही हुआ और उसके बाद पहली खबर, सुधांश पंत राजस्थान के मुख्य सचिव बने और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन किए गए हैं। तो देखिए बड़ी खबर, 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन की खबर। 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर भी, 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन के साथ साथ तबादलों की खबर भी आ रही है। 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन के साथ ट्रांसफर की भी खबर सामने आई है। तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल थी इस बात को लेकर कि किस तरीके से क्या परिवर्तन किया जाएगा और क्या बदलाव होगा। तो फिलहाल ये खबर सामने आई। डॉक्टर ऋतुराज वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, एक और खबर, 100 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन और 6 आईएएस के तबादले भी किए गए हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो इस तरह से ये जो पदस्थापन और जो प्रमोशन के आदेश आए हैं, ये करीब 100 से ज़्यादा हैं। करीब ये संख्या बैठती है 110 करीब संख्या बैठती है, जिसमें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कुलदीप राका को एसीएस बना दिया गया है। रोली सिंह चूंकि केंद्र में है, नरेश पाल गंगवार चूंकि केंद्र में है, इसलिए उनको परफॉर्मा पदोन्नति यहाँ पर दी गई है। और जो अनंत कुमार हैं, जो अभी गृह प्रमुख सचिव हैं, अब वो गृह एसीएस कहलाएंगे। इसी तरह से अब अगर हम देखें श्रेया गुहा, जो भी इसी बैच की हैं, तो वो श्रेया गुहा भी, उनका भी अब प्रमुख सचिव से अब अतिरिक्त मुख्य सचिव हो गई हैं, वो उसी सहकारिता विभाग में। इसी तरह से आनंद कुमार का, जैसे हमने बताया, गृह रक्षा वही पोर्टफोलियो रहा है, वही विभाग है, उसमें प्रमुख सचिव से वो अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए। इसी तरह से अर्चना सिंह का अगर बात जिक्र करें तो विशिष्ट सचिव से सचिव बन गई हैं। महेंद्र सोनी का यहाँ पर जिक्र करें तो वो एससीएम रिपा में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर हैं, उनका भी प्रमोशन यहाँ देखा जा सकता है। एच गुइटे आयुक्त और संयुक्त सचिव थे, अब विशिष्ट सचिव कहलाएंगे। इसी तरह से हरिमोहन मीणा भी निदेशक पब्लिक सर्विसेज कहलाएंगे। अभिमन्यु कुमार चूंकि प्रोफार्मा पदोन्नति पाएंगे। नकाते शिव प्रसाद मदन, भगवती प्रसाद कलाल, संदेश नायक, ये तमाम नाम वही हैं जो हम पहले सूची में चला चुके। आज सुबह भी हमने इसका जिक्र किया था कि 110 जो अधिकारी हैं ऑल इंडिया सेवा के, वो रहेंगे। इसमें 47 करीब आईएएस हैं और 47 आईएएस हैं और जो 22 आईएफएस अधिकारी भी हैं इसमें। अगर आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो जो सत्यप्रिया सिंह है, उनको परफॉर्मा पदोन्नति मिली है। रुपिंदर सिंह है, उपेंद्र साहू हैं, बीएल मीणा है, इनको महानिरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वेतन श्रृंखला में यहाँ पर पदोन्नत किया गया। अंशुमान भोमिया को, राहुल प्रकाश को, हेमंत कुमार शर्मा को, ये तमाम नाम वो नाम हैं जो हम आज सुबह भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले चलाया। इससे पहले भी जब इनकी जो बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, वो उस बैठक में भी ये नाम चलाए गए बैठक के बाद। तो ये तमाम नाम वापस से वही कि देशमुख परिसर अनिल हैं, गगनदीप सिंगला हैं, विकास शर्मा हैं, सुधीर चौधरी हैं, इनका सबको तमाम को यहाँ पर अब 1 तारीख से पदोन्नति का लाभ मिलेगा। ये इसमें से ज़्यादातर अधिकारी वही काम करेंगे और वही और जिस सूची की आप बात कर रही थी, वो वस्तुतः वो तबादला सूची नहीं है, वो वह सूची है कि उसी में प्रमुख सचिव से जब अगर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए तो वो सूची है कि वो गृह विभाग उनके पास रहेगा, आनंद कुमार के पास, उसी में वो प्रमुख सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए। तो ये तमाम है, लेकिन एक बड़ी सूची यहाँ पर आना प्रतीक्षित है और बहुत संभव ये भी अब माना जा रहा है कि अब चूंकि कल जिम्मेदारी संभालेंगे सुधांश पंत, उसके बाद ये सूचियाँ और आएंगी और निश्चित रूप से ये पूरा कामकाज जो ब्यूरोक्रेसी का एक चेहरा है वो दिखेगा। यह भी संभव है कि इसी को आगे बढ़ाते हुए और सूचियां आज ही जारी की जाएं। एक सबसे बड़ा इंतजार है, जो बहुप्रतीक्षित इंतजार है कि डीजीपी के लिए जो अस्थायी पद पर अभी
अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई है जी। यूआर साहू की, तो वो क्या अस्थायी रहेंगे? क्योंकि एक नियम, एक कानून, एक रहता है कि 6 महीने सेवानिवृत्ति में होने चाहिए डीजीपी बनाए जाने के लिए जी। तो अगर आज की तारीख में ये आदेश जारी हो जाता है तो वो डीजीपी बने रहने के उनके यानी कि ज्यादा डॉक्टर संभावना है। ऋतुराज, मैं जरा हस्तक्षेप यहाँ पर कर रही हूँ, जरा इसको स्पष्ट आप कर दीजिए। हालांकि आप बता रहे हैं कि जो 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले की बात हम कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो तबादले नहीं है, उसी विभाग में उनको प्रमोट कर दिया गया है। बिल्कुल, उसी विभाग में यहाँ पर प्रमोशन देखा गया है और एक तकनीकी शब्दावली होती है ब्यूरोक्रेसी की, उस शब्दावली के तहत उन्हें प्रमोट किया गया है। और चूंकि जो परफॉर्म पदोन्नति है उनके तमाम अधिकारियों के नाम अलग से दिए गए हैं, तो वो पदोन्नति अब यहाँ हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये इन नामों को अगर देखें तो मुक्तानंद अग्रवाल, राजन विशाल, अर्चना सिंह, मोहनलाल यादव, महेंद्र सोनी, शैली कृष्णानी, सुषमा अरोड़ा, ये तमाम नाम हैं। वंदना सिंघवी चयन वेतन श्रृंखला से सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में पदोन्नत हुए हैं। इसी तरह से कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में से चयन वेतन श्रृंखला में अभिमन्यु कुमार और ये तमाम नाम पदोन्नत यहाँ पर हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, एक बात और यहाँ पर, जिनके तबादले की बात, हालांकि प्रमोटेड हैं वो, आपने ये कहा, क्या और भी ज्यादा उम्मीद थी कि और भी नाम इसमें शामिल हो सकते थे? देखिए, ये दीपिका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। ऐसा माना जा रहा है और जा रहा था अभी कि डीजी का चूंकि एक पद रिक्त हो गया है क्योंकि उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है, तो उस डीजी के रिक्त पद पर ये देखने वाली बात होगी क्या उस सूची में ऐसा नाम है, क्योंकि ये जो सूची है काफी खासी बड़ी है। इसमें देखना होगा क्या वो नाम एक अतिरिक्त डीजी का है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे थे उसमें मुख्य तौर पर यही बातें सामने आ रही थी कि करीब 43 नाम आईपीएस के, 43 से 44 नाम आईपीएस के आ रहे थे। अब क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर ऋतुराज, एक और सवाल, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विभागों को बदलकर फिर जिम्मेदारी दी जाती है अगर प्रमोट भी किया जा रहा है तो, लेकिन ऐसे में उसी विभाग में प्रमोट करना, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ऐसे पहले भी होता है या फिर पहली मर्तबा ऐसा नजर आ रहा है या फिर बहुत कम होता है? नहीं दीपिका, ये होता है, एक रेगुलर प्रैक्टिस में है, क्योंकि हर 31 दिसंबर को ये आदेश जारी होते हैं। तो पहले ये फिलहाल यही कहा जाता है कि फिलहाल उसी पद पर बने रहें, लेकिन उनका बस डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। और अभी ये संभावना थी कि इसके साथ ही तबादला सूची जारी होगी। तो मान लीजिए जिसमें कोई कार्मिक विभाग में है, गृह विभाग में है या अन्य विभाग में है और उनका प्रमोशन भी होना है, तो उनको प्रमोटेड पद के साथ तबादले के साथ फिर प्रमोट किया जाए। लेकिन इस सूची में अभी तक ये नजर नहीं आया। यह संभावना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुधांशु पंत के सीएस के कार्यभार संभालने के बाद और चर्चा करने के बाद, भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, उनसे चर्चा के बाद ये पूरा खाका बुना जाए। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, सवाल ये भी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सूचियां और भी आ सकती हैं, तो प्रमोटेड के साथ साथ तबादलों की सूची भी हमें नजर आने वाली है फिर? खास तौर पर जो तबादले की सूची की बात है, इसके साथ ही खास तौर पर वो डीजीपी के जो एक सिंगल ऑर्डर निकाले जा सकते हैं उनका खास तौर पर, क्योंकि यूआर साहू को जब जिम्मेदारी दी है वो अतिरिक्त चार्ज के रूप में दी है, डीजीपी के अतिरिक्त चार्ज के रूप में। ऐसे में जबकि 5 से 7 तारीख तक डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि ये अस्थायी तौर पर या अतिरिक्त चार्ज के रूप में ये डीजीपी पद नहीं रहेगा। और जो मैंने अभी नियम बताया कि कोई भी डीजीपी बने रहने के लिए 6 महीने का कार्यकाल जरूरी है, तो अगर आदेश में एक दो दिन की देरी हुई तो यह माना जाता है जाएगा कि यूआर साहू फिर इस रेस से बाहर हो गए, क्योंकि जो पैनल भी भेजा गया है उसमें सबसे पहला नाम यूआर साहू का ही है। तो एक सिंगल आदेश सरकार को करना होगा अगर यूआर साहू को ही डीजीपी बनाए रखना है, तो एक सिंगल आदेश ये होगा कि इन्हें डीजीपी बनाया जाता है। इस तरह से एक आदेश करना होगा और वो उस आदेश की ज़्यादा प्रतीक्षा है। तबादले की अब प्रतीक्षा तो है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है कि इस पर मंथन करके फिर आगे बढ़ा जाए, फिर निर्णय लिया जाए, क्योंकि तालमेल भी ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी के लिए। और सुधांशु पंत के लिए इसलिए भी मुख्य सचिव बनना लाजमी था कि वो तालमेल से ब्यूरोक्रेसी से काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसका मूर्त रूप, खासतौर पर पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं और विकसित भारत का जो संकल्प है
उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के चहेते अफसरों में सुधांशु पंत की गिनती रही है। जैसा कि मैंने आपको दीपिका पहले भी बताया कि कोरोना के समय जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको आगे बढ़ाते हुए बार बार उन्हें फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। और डॉक्टर ऋतुराज, सुधांशु पंत की अगर बात की जाए तो वित्त व्यवस्थाओं के भी काफी अच्छे खासे जानकार हैं वो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीपिका, क्योंकि जो माली हालत है वो किसी से छुपी नहीं है और यह बात बार बार सामने आ रही है कि जो पैसा था, जो केंद्र से आया हुआ राशि थी या अन्य पैसा था जो तमाम तरह का, वह योजनाओं में, और बीजेपी आरोप भी लगाती रही है कि रेवड़ी बांटने में खर्च किया गया। हालांकि इस पर लंबी बहस हो सकती है और ये राजनीति का विषय भी हो सकता है, लेकिन जो माली हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। जो पेंशन के जो लाभ हैं, परिलाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, वो काफ़ी देरी से मिल रहे हैं इन दिनों में, और बिल जो पास होने में काफ़ी देरी हो रही है। ग्रेच्युटी के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ती है, जो कि खून पसीने की सरकारी कर्मचारी की कमाई मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी व्यवस्था में इसको पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में सुधांशु पंत चूँकि वित्त मामलों के जानकार हैं और इस तरह के हलकों में अच्छी पैठ बनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसको भी देखना होगा। और इसके साथ साथ ही जो पीएसएफ या अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त किसको बनाया जाता है नई सरकार में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्या अखिल अरोड़ा कंटिन्यू रह पाते हैं। और ये जो 100 से ज़्यादा अधिकारियों के प्रमोशन की बात सामने आ रही है, ये भी क्या टाइम बाउंडेड है या फिर अन्य कोई बात इसमें? देखिए, टाइम बाउंड रहता है, जिसमें यह रहता है कि पिछली बार एक स्केल में जिस बैच के अधिकारी प्रमोट होते हैं, तो अगली बार उससे अगली बैच के अधिकारी उस स्केल में प्रमोट होंगे। ये टाइम बाउंड एक नियम, एक सिस्टम है जो ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों के लिए है, और यही कारण है कि इन्हें ज़्यादा लाभ में बताया जाता है। ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों को हमेशा लाभ में इसलिए बताया जाता है, और स्टेट सेवा के अधिकारी बार बार ये मांग करते आए हैं कि इनकी तरह ही टाइम बाउंड प्रमोशन का सिस्टम अपनाया जाए। वह टाइम बाउंड सिस्टम यही होता है कि पर्टिकुलर अलग अलग स्केल में जिस बैच में आज जो प्रमोशन हुए हैं उस स्केल में अगले साल उस बैच, उससे अगले बैच के प्रमोशन हो। तो ये निश्चित तौर पर ये इसकी बार बार मांग की जाती रही है, और यही फायदा बार बार ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों को मिलता रहा है। जी डॉक्टर ऋतुराज, एक बात ये बेहद अहम है, जिस तरीके से सुधांशु पंत के बारे में आपने बताया भी, और क्योंकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी अपना मिशन और विजन लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि नया मिशन मिल चुका है नए विजन को पूरा करने के लिए। ऐसे में सुधांशु पंत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान में जो तमाम योजनाएं सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उनको धरातल पर उतारना है, और साथ ही साथ पूरी टीम को साथ लेकर चलना है। अब किस तरीके से आगे उनके लिए चुनौतियां आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो प्रमोटेड हुए हैं, इसके अलावा कल का दिन कितना खास रहने वाला है, क्योंकि कल ही पदभार वो ग्रहण करेंगे सुधांशु पंत? बिल्कुल, ये कल ही पदभार ग्रहण करेंगे और अभी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। RSM SSB का गेस्ट हाउस है दुर्गापुरा स्थित, उस गेस्ट हाउस में ये ठहरे हुए हैं। वे आ चुके हैं दिल्ली से, और उसके बाद पदभार ग्रहण कल का बताया जा रहा है, जो कि संभावना यही बताई जा रही है 9:30 से लेकर 11 बजे के बीच में कभी भी वो आकर पदभार ग्रहण करेंगे, और उषा शर्मा उन्हें पदभार ग्रहण करवाएंगी। तो हैंड ओवर और टेकन ओवर की जो परंपरा है वो उसको पूरा निभाया जाएगा। कई बार ये अटकलें लगती रही हैं कि अगर समय पर आदेश जारी नहीं हुए तो हैंड ओवर टेकन ओवर नहीं होगा, और अधिकारी को रेलिंक्विश करके यानी पद त्याग करके चला जाना पड़ता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। तो एकदम बिल्कुल साफ सोच भजनलाल सरकार की इसमें नज़र आ रही है कि। और दूसरी बात, चुनौतियों की आप बात कर रहे थे दीपिका, तो एक चुनौती तो ब्यूरोक्रेसी को साधने की, जिसमें उनकी सौम्य छवि काम में आएगी, मिलनसारिता काम में आएगी, जो तालमेल का व्यवहार है वो काम में आएगा, ये तमाम काम में चीज़ें आएंगी। उनका प्रशासकीय अनुभव भी काम में आएगा। दूसरी ओर जो खास बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि एक भजनलाल सरकार की छवि बनानी, जैसे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक छवि इस रूप में बनी थी क्योंकि वो बार बार ऐसी योजनाएं लाए थे, जनता की योजनाएं लाए थे, आम जनता से जुड़ी योजनाएं लाए थे, उनके दिल को छूने वाली योजनाएं लाए थे। तो उनका जो छवि बनी थी वो जनवादी मुख्यमंत्री की बनी थी, जनवादी सरकार की बनी थी। उस छवि को अलग रूप में कैसे परिष्कृत करके सामने लाया जाए भजनलाल सरकार को, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और उस छवि को आम आदमी के
हृदय में बैठ कर आना, यह एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जो पार्टी के स्तर पर रणनीति हो चुकी है, जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद जिम्मा लिया था विधानसभा चुनाव का, उस तरह से बहुत संभव है ये आगे आने वाले समय में इसको लेकर भी वहाँ से रणनीति तय की जाए और तमाम तरह की बातें जानकारी सामने आए। लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल हो, क्योंकि हमने ये देखा दीपिका, यहाँ पर ये बात बिल्कुल नोट करने लायक रहेगी कि कल जब शपथ ग्रहण हुआ था तो 25 में से 20 ऐसे मंत्री थे जो कम अनुभवी थे, जिसमें से कई फर्स्ट टाइमर विधायक थे। बिल्कुल। और इसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी ही काफ़ी हद तक चीज़ों को नियंत्रित करेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी, एक सरकार की छवि बनाकर सामने लाएगी, एक विजन, एक सोच के साथ किस तरह से 5 साल तक आगे बढ़ना है। और उसमें निश्चित तौर पर जो संकल्प पत्र है भाजपा का, उन संकल्प पत्र की रीति नीति को फॉलो करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका क्रियान्वयन किस तरह से करना है, ये तमाम बातें इस सोच के तहत रहेंगी। और उसका खास बात है कि आम जनता में कैसे असर हो, क्योंकि सब चीज़ें जो सोची जा रही हैं, जो गूंथा जा रहा है, पूरा ताना बाना, वह लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत गूंथा जा रहा है। बिल्कुल। और अभी तो कार्यशैली की समीक्षा भी की जा रही है अफसरों के, अधिकारियों की। लेकिन एक और डॉक्टर ऋतुराज, एक और बात यहाँ पर ही समझाइए कि चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और यहाँ कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और फोकस भी इन क्षेत्रों पर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब ऐसे में जो तबादलों की सूची हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा कौन कौन से क्षेत्र होंगे, उन पर फोकस रहेगा, और कैसे और किस तरीके से अधिकारियों की तबादले की सूची आ सकती है? क्या वो जंबो हो सकती है? बिल्कुल जंबो हो सकती है, और ये कई चरणों में भी हो सकती है। दीपिका, आपने फोकस एरिया लगभग अपने प्रश्न में भी काफ़ी हद तक बता दी है। जैसे आप जो मुद्दे रहे हैं बीजेपी के, खासतौर पर पेपर लीक की घटना रही है, पेपर माफिया जिस तरह से हावी रहा है, नकल गिरोह जिस तरह से हावी रहा है, इन चीज़ों पर किस तरह से अंकुश लगे, सीधी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीएस को दी गई है, डीजीपी को दी गई है। तो यह मॉनिटरिंग किस तरह से हो, नोडल किस तरह से बनाया जाए इसमें, और थानों में यदि प्रश्न पत्र रखे जाएं तो उसकी निगरानी कैसे हो, कब खुला जाए, इसका सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो, ट्रैकिंग हो, और जो पूरा मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को किस तरह से फॉलो किया जाए, इसकी भी अगर एसओपी बनाए जाए तो एसओपी का पालन किस तरह से हो, इन तमाम बातों का लेकर यहाँ पर निर्देश दिए जाने हैं, निर्देश दिए जाने संभव हैं। और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्य सचिव के स्तर पर ही हैंडल होने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि हमने सीएस उषा शर्मा के कार्यकाल में भी देखा कि एक संगठित रूप, एक व्यवस्थित रूप ब्यूरोक्रेसी का नजर आया था, कि जो कि इससे पहले के कार्यकालों में कहीं मिस हो रही थी चीज़ें, क्योंकि एक व्यवस्थित रूप में, एक संगठित रूप में नौकरशाही आगे बढ़ी, एक सोच के साथ, एक नई परिकल्पना के साथ अब आगे बढ़ी थी, क्योंकि महिला सीएस होने के नाते। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और आपने बताया भी था किस तरीके से सीएस उषा शर्मा ने समन्वय बैठाया था, नवाचार भी तमाम उन्होंने किए थे। लेकिन यहाँ पर मुख्य सचिव सुधांश पंत बनाए गए हैं, अच्छी कार्यशैली के अफसर वो माने जाते हैं। चिकित्सा की बात की जाए, वित्त की बात की जाए, तमाम व्यवस्था है जो बेहतर तरीके से वो जानते हैं, समझते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। दिल्ली से वो जयपुर पहुंच चुके हैं, कल पदभार वो ग्रहण करेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।